वेलकम बैक टू माय क्लास। इससे लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। कहने का मतलब है हमने पढ़ा था कि अगर हम दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कर सकते हैं और एक क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। वो तो बात हुई थी किसकी, दो वेक्टर्स की। बट अगर मान लो मुझे तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। हम क्या करते हैं, तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लेट ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, मान लो कि पहले दो वेक्टर का डॉट लेके देख लेता हूँ। पहले दो वेक्टर का डॉट लेके देख लेता हूँ क्रॉस के साथ। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टू वेक्टर्स का डॉट लूँगा। तो ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का जो क्रॉस है वो किसके साथ करना है, सी वेक्टर के साथ। अब देखो जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, डॉट और क्रॉस तो ना करते, हम क्या करते हैं स्केलर क्वांटिटी को क्या करते हैं, वेक्टर के साथ लिख देते हैं। वेक्टर के साथ रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर आता है उसके साथ लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारा एक डॉट बी स्केलर क्वांटिटी मतलब 2 आ गया, तो 2 को मुझे क्या करना है, ऐसा तो नहीं कि मैं 2 को किससे करूंगा, कोई एक वेक्टर दे रखा है मैं उसका 2 का जो है डॉट लूंगा या क्रॉस लूंगा, ऐसा तो ना करते हैं। हम तो क्या करते हैं 2 को उस वेक्टर के साथ लिख देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इस तरीके से तो कर ही नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट लूँ, पहले डॉट लूँ फिर क्रॉस लूँ, ऐसा हम नहीं कर सकते। इस तरीके से हम तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि अगर पहले डॉट ना करे तो अगर क्रॉस करे तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फर्स्ट टू वेक्टर का क्रॉस डॉट सी वेक्टर। मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी कर देता हूँ, ए क्रॉस बी कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट ले सकता हूँ, तो डॉट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। उस स्केलर क्वांटिटी को मैं क्या बोलूँगा, STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे वो मेन का एग्ज़ाम हो चाहे वो एडवांस का एग्ज़ाम हो, एक ना एक इस पर डिपेंड क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो इसलिए हमारा STP जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस किया फिर अगेन एक वेक्टर का क्रॉस किया। मतलब इनके क्रॉस से तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का क्रॉस सी के साथ करूँगा तो अगेन एक वेक्टर मिलेगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलूँगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, फर्स्ट वाला नहीं कर सकते। तो हम आज किसका डिस्कशन करेंगे, STP का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। देन उसके बाद हम किसका डिस्कशन करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। अच्छा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे, पहले दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे थे फिर उसका डॉट कर रहे थे। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, अब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से लिख सकता हूँ कि पहले दो वेक्टर का क्रॉस किया देन फिर उसका डॉट किया तीसरे वेक्टर के साथ। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर मतलब पहले ए वेक्टर डॉट मतलब जो दो वेक्टर से उनका बाद वाला मतलब जो दो वेक्टर से बी वेक्टर और सी वेक्टर उनका क्रॉस किया फिर ए के साथ उनका डॉट किया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ABC। बॉक्स ऑफ ABC मतलब बॉक्स में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ साथ बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब ये किस तरीके से है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से लिख दिया। इसको मैंने क्या बोला कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी करके या ए डॉट बी क्रॉस सी करके भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों से या यूँ कहूँ कि तीनों से जो मुझे रिजल्ट आएगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही आएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि जैसे मैंने ये लिख दिया कि ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। अब हम किसकी बात करते हैं, पहले चलो ए क्रॉस बी की बात कर लेते हैं। अब इसमें देखो इस फिगर में आप कि ये फिगर कैसा है, क्या है, पैरेललोपिपेड है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा भी टेल्ट कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोपिपेड बोलेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ये जो बेस है यहाँ पे क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अब इस पैरेललोग्राम में ये क्या है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर और उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है।
तो जब भी हम A क्रॉस B करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, किस तरीके से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्शन भी लिखते हैं। अब इसमें देखो, जब भी हम A क्रॉस B करेंगे तो डायरेक्शन क्या जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे परपेंडिकुलर, मतलब A क्रॉस B के परपेंडिकुलर, एंड विच इज एन कैप। तो मैं डायरेक्शन यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डॉट एन कैप डॉट सी वेक्टर। डन, मैंने क्या किया, A क्रॉस B को ओपन कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, इसको मैंने अलग लिख दिया, इसको मैंने अलग से लिख दिया। ये मुझे क्या देगा, मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ E डॉट साइन थीटा, ये मुझे क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। अब मेरे पास जो डायरेक्शन है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एन कैप डॉट सी वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, अब मैं इन दोनों का डॉट लूँगा। अब इन दोनों का डॉट लेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट साइन थीटा। अब देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का डॉट लेता हूँ, तो इन दोनों का डॉट रूल से क्या आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ n, अब मैग्नीट्यूड ऑफ n तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, और उनके बीच में एंगल। अब देखो n कैप कौन सा है, ये रहा मेरे पास n कैप, दिख रहा है ये n कैप आपको, और C वेक्टर कौन सा है, ये वाला, जैसे C वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, फाई, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C डॉट दोनों के बीच में एंगल कॉस फाई। डन। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं पूरा किस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ C डॉट साइन थीटा एंड डॉट कॉस फाई। मतलब कि जो मेरा बॉक्स ABC था, उस बॉक्स ABC को मैं ओपन करके किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C डॉट साइन थीटा एंड कॉस फाई। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये तो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ STP। बच्चों, इससे पहले हमने डॉट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, क्रॉस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था। अब जैसे जो क्रॉस का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, उसमें क्या था कि बेसिकली जो हमें वो क्या देता था, मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है वो हमें क्या रिजल्ट देता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे ही जैसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ STP की बात कहूँ तो उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, उससे मुझे ये रिजल्ट मिलेगा कि ये जो पैरेललोपिड है उसका मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। अब वो कैसे आएगा वो देखते हैं कि क्या है कि जैसे ये है बॉक्स ऑफ ABC, इसको मैं क्या बोलूँगा, बॉक्स ऑफ ABC, बॉक्स ऑफ ABC, इस तरीके से बोलते हैं हम। STP को इस तरीके से लिखते हैं, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, A क्रॉस B डॉट C, इसके इक्वल था कि A क्रॉस B डॉट C के इक्वल। अब इसमें क्या था कि जो A क्रॉस B है इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्रॉस फॉर्म में, क्रॉस की तरीके से किस तरीके से लिख सकता हूँ कि A मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट साइन थीटा और डॉट एन कैप, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अभी हमने देखा था। डन। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट साइन थीटा इसको अलग कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट साइन थीटा, इसको मैंने क्या किया, अलग करके लिख दिया, डॉट एन वेक्टर डॉट C को अलग कर दिया। अब देखो ये क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ A मतलब इस वेक्टर की लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ B मतलब इस वेक्टर की लेंथ डॉट साइन थीटा। ये क्या है, बेस पे क्या बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बना है, मतलब हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम बन रहा है। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B डॉट साइन थीटा, ये हमें क्या देता है, एक पैरेललोग्राम का एरिया देता है। किसका, ये जो हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम बनता है इसका एरिया देता है। तो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, किसका, बेस का एरिया, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ बेस, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं एन वेक्टर डॉट एन कैप डॉट सी वेक्टर की। अब डॉट ये क्या है, इन दोनों के बीच में डॉट है। अब डॉट है तो उसको किस तरीके से हम ओपन करते हैं, यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, डॉट
एन वेक्टर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डॉट कॉस, क्या है एंगल दोनों के बीच में, एन कैप और सी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, फाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस फाई, ये आ जाए मेरे पास। अब देखो इसकी बात करते हैं, हमारे पास जो एक आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपके पास, क्या कि ओ एफ और एल। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिस इज एल, ये कितना है एफ, और ये ओ, ये 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 5। डन। अब इसमें देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वाला, इसकी लेंथ, क्या बात हो गई, इसकी लेंथ की बात हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मतलब इस वेक्टर की लेंथ। अब इसके बीच में क्या एंगल है, 5, मतलब इस वेक्टर की लेंथ, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है मतलब ये जो लेंथ है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, और इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 5, ये हाइपोटेनियस, और यह 90 डिग्री है, या एंगल क्या है हमारा 5, तो अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ओ एल, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इस वेक्टर की लेंथ cos 5, वो क्या हो जाएगा हमारा ओ एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एल लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ओ एल, और ओ एल इस फिगर के अकॉर्डिंगली क्या है हमारा, हाइट, क्या है हमारा, हाइट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, हाइट। डन। तो अब देखो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब हम जब भी एरिया इनटू हाइट करते हैं, मतलब एरिया मल्टीप्लाई हाइट करते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक वॉल्यूम मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम मिलेगी। डन। आई बात समझ में कि वॉल्यूम किस तरीके से आया, मतलब अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एफटीपी, सॉरी एसटीपी हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है, किसकी, इस पैरेललोपेप्ट की वॉल्यूम देता है। अब इसमें एक और बात क्या है कि कोटर्मिनस एजेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर, क्या है ये, राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर है। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ से तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया, मतलब अब बेसिकली मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ ABC लिख सकता हूँ। अच्छा, इस फिगर में ये मुझे पता है कि ये जो मैंने पूरा का पूरा वर्क किया, जो वॉल्यूम निकाली है, किसके लिए किया, राइट हैंडेड सिस्टम के लिए किया। अब क्या हो कि जैसे मेरा ये जो सी वेक्टर है, ये जो सी वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर और ये क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। अब जरूरी तो ना है कि सी वेक्टर इस तरीके से ही जाए, मान लो कि जो एंगल है, ये जो एंगल है 5, ये क्या हो, अभी तो इस फिगर में मुझे दिख रहा है ये क्या है, अक्यूट है। अगर अक्यूट होगा तो ऑब्वियसली बात है, मुझे क्या आएगा, जो वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वैसे तो वॉल्यूम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो जाएगी, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा कि अगर ये जो एंगल है 5, ये मैं बढ़ा दूँ, ये मैं बढ़ा दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो सी वेक्टर है ये कुछ इस तरीके से जाने लग जाएगा। डन। आगे कुछ इस तरीके से जाने लग जाएगा। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि जो ये एंगल है, ये जो एंगल है 5, ये क्या हो जाएगा, एक्यूट से ज़्यादा हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब ऑब्ट्यूज हो गया तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो गया। क्यों, उस केस में क्या हो जाएगा, cos 5 तो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 5 जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसमें जो cos 5 होता है वो क्या होता है, वो तो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव मिल जाएगा। बट ये तो अभी मुझे फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि राइट हैंडेड सिस्टम लग रहा है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ तो नहीं लिखा होगा कि राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, वहाँ तो हमें या तो निकाल के देखना पड़ेगा। तो ऐसा सब कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारा जो वॉल्यूम है, क्या है हमारा वॉल्यूम, सॉरी क्या है हमारा, बॉक्स ऑफ ABC, ये आया। मैं क्या करता हूँ, इसमें बस एक मॉड लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, मॉड लगा देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर जब मेरा जो राइट हैंडेड सिस्टम होगा या लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होगा, राइट हैंडेड सिस्टम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हुआ उसमें तो यहाँ से एक नेगेटिव आएगा और ये मॉड क्या करेगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो बेसिकली जो हमारी वॉल्यूम है वो हमेशा क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिव आ जाएगी। डन। तो आप जब भी पैरेललोपेप्ट की वॉल्यूम निकाले, बस क्या करें, बॉक्स के साथ एक मैग्नीट्यूड जरूर लगा दिया, यूँ कहूँ कि डिटरमिनेंट लगा, सॉरी क्या लगा दें, डिटरमिनेंट लगा दें। तो उससे क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राइट हैंडेड के लिए पूछ रहा है या लेफ्ट हैंडेड के लिए मतलब दे रखा है क्वेश्चन में। डन। तो मुझे वॉल्यूम यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी। तो ये तो क्या था हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ STP। डन। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है बच्चों कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इस पैरेललोपैरेलल में जो ये सी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर है, या यूँ कहूँ कि जो पैरेललोपैरेलल में जो वेक्टर्स है वो क्या हो जाए, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर हो जाएं। कोप्लेनर हो जाएं दैट मीन्स कि क्या, कि मान लो जैसे जो ये सी वेक्टर है ये क्या हो कि ये जाके इसी प्लेन में आ जाए, ए बी वाले प्लेन में आ जाए। जो ये ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल पैरेललोग्राम है, इसी प्लेन में अगर ये सी वेक्टर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाएंगे। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैसे देखते हैं, देखो मैं थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली समझाता हूँ। ये जो पैरेललोपिपेड है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे पुश कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से पुश कर रहा हूँ कि जो पैरेललोपिपेड है ये जाके ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से पुश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पैरेललोपिपेड कंप्रेस्ड होके एक ही प्लेन में आ जाए। अब एक ही प्लेन में आ जाएगा तो क्या होगा, एक प्लेन में आ गया मतलब वो क्या हो जाएगा, वो तो 2D हो गया। अब 2D का तो एरिया होता है, कभी भी वॉल्यूम नहीं होती, वॉल्यूम क्या होती है इसकी 0 होती है। अब उससे क्या होगा कि जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो ये जो सी वेक्टर है ये क्या हो रहा है, ये यूं जाके ये कंप्रेस हो के क्या आ जा रहा है, ये किस में आ जाएगा, इस प्लेन में आ जाएगा। अब तीनों वेक्टर इसी प्लेन में हो गए। अब जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉक्स ऑफ ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई ज्योमेट्रिकली। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एंगल वाइज भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो क्या कि ये जो सी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है इसके बीच में फाई। मैं क्या करता हूँ, ये सी वेक्टर को क्या करते हैं हम इस प्लेन में जब ले आएंगे, क्या करेंगे, इस सी वेक्टर को जब इस प्लेन में ले आएंगे, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मान लो सी वेक्टर यहाँ पे आ गया कहीं, जैसे सी वेक्टर। अब देखो इससे क्या होगा कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी प्लेन है, मतलब ये जो पैरेललोग्राम है, इसमें जब मैं ए क्रॉस बी करूँगा अभी भी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ होगी, ये डायरेक्शन होगी। अब देखो ये डायरेक्शन होगी, अब ये सी वेक्टर भी इसी प्लेन में चला गया। अब जो इनके बीच में जो एंगल होगा, मतलब इस डायरेक्शन और एन कैप के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस डायरेक्शन और ए के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वैसे ही बी के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, मतलब फाई क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब एंगल 90 डिग्री हो गया तो कॉस फाई क्या होता है हमारा, कॉस फाई मतलब एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो वहाँ से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉक्स ABC 0 आ जाएगा। हमने जो स्टार्टिंग में ABC को सॉल्व किया था, इसको ओपन किया था, तो क्या आया था हमारे पास, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन आया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट साइन थीटा। साइन थीटा मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल था। चलो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये जो इन दोनों के बीच में एंगल था, और डॉट क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डॉट कॉस फाई, मतलब ये किसके बीच में एंगल था, एन कैप और सी के बीच में एंगल था। अब ये एंगल ही 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया तो ये कॉस 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी मेरे पास बॉक्स ABC जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर होंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होगा, 0 होगा। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 है तो जो 3 वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ये क्या था, एक स्पेशल नोट करके लिख दो या स्टार पॉइंट बना के लिख दो इसको, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड के बारे में डिस्कशन किया जाता है, या कोई अननोन क्वांटिटी होती है तो उसका रिजल्ट निकाला जाता है, उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड किया जाता है इस रिजल्ट की हेल्प से। डन। तो ये तो क्या था हमारा, एक स्टार पॉइंट या नोट था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 होगा कब, जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। डन। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि STP इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। लेट जो ए वेक्टर है, मैंने उसको क्या बोल दिया कि ए वेक्टर इज A1 आई कैप। कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर को इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और बी वेक्टर को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, बी वेक्टर इक्वल्स टू B1 आई कैप प्लस B2
जे कैप प्लस B3 के कैप एंड सी वेक्टर को किस तरीके से लिखेंगे, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। डन। अब मुझे क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी इस तरीके लिख सकते हैं। अगर इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम कि A क्रॉस B डॉट C और A वेक्टर डॉट इस तरीके से लिख सकते हैं B क्रॉस C। ये तो था हम बॉक्स ऑफ ABC को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो बॉक्स ABC को हम इस तरीके से लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बॉक्स ऑफ ABC को लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ STP। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो हम देखते हैं। देखो क्या करते हैं कि अच्छा बॉक्स ABC को हम वैसे जो STP है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको जब STP को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उस डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही क्यों लिखते हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये ले लेता हूँ A वेक्टर डॉट B क्रॉस C। मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ कि कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखा है ये मतलब डिटर्मिनेंट में। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जैसे ये है A वेक्टर डॉट B क्रॉस C। अब B क्रॉस C को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको पता है कि जैसे मुझे B क्रॉस C सॉल्व करना है तो उसको मैं किस तरीके से लिखूँगा, आई कैप जे कैप और के कैप में लिखूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज B1 B2 B3 C1 C2 और C3 ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या कि A वेक्टर तो क्या हो गया यहाँ से, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट। अब ये आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक बार इसको ना आई कैप के लिए सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई कैप के लिए कितना आएगा। आई कैप के लिए आ जाएगा आपके पास B2 C3 माइनस कितना हो जाएगा C2 B3। ये किसके लिए आया, आई कैप के लिए आया। मैं अभी जे और के तक नहीं जा रहा हूँ, मैं फिलहाल अभी इसी की बात करता हूँ। अब देखो यहाँ तक आने के बाद जो आगे एक्सप्रेशन आएगा वो जे और के में भी आएगा कुछ। अभी फिलहाल आई की बात करते हैं। अब देखो कि अगर मैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, आई को डॉट लूँगा, मतलब आई का आई के साथ डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने पढ़ रखा है। और अगर आई का जे के साथ आगे जे के साथ डॉट लेंगे तो 0 आ जाएगा, आई का के साथ डॉट लेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ये आ जाएगा कि B2 C3 माइनस C2 B3 कब, जब आई कैप के साथ मैं डॉट लूँगा और उसके साथ आगे क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि A1 डॉट B2 C3 माइनस C2 B3 इस तरीके से। ये तो किसके लिए आया, केवल आई के लिए आया। नेक्स्ट फिर वो जे के लिए भी आएगा, फिर वो के लिए भी आएगा। अब देखो अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ डिटर्मिनेंट का, अब डिटर्मिनेंट में लिखना या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना क्यों हमारे लिए ज़्यादा कंपैटिबल है या ज़्यादा इजी है, इसलिए क्योंकि अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको अगर मैं A1 के लिए यहाँ पे लिखना है, मुझे क्या करना है, मुझे A1 के लिए यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A1 के लिए A1 B2 C3 माइनस C2 B3 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको और इसको देखो दोनों सेम ही लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस आई जे के की जगह A1 A2 और A3 लिख दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी मुझे ABC लिखना है कंपोनेंट की फॉर्म में, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है कंपोनेंट की फॉर्म में, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डिटर्मिनेंट की हेल्प लूँगा। डिटर्मिनेंट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली STP निकाल सकता हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ से बॉक्स ABC यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, ना कि इतना सब किए। मुझे इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बस क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दूंगा कंपोनेंट की फॉर्म में, इसलिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। डन, आई बात समझ में बच्चों।
तो अब यहाँ तक तो हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए। अब क्या करते हैं, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों कि इफ़ द वेक्टर्स, मुझे 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, फॉर्म दी 3 कॉन्करेंट एजेस ऑफ पैरेललोपिड, और हमें क्या बोल रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। हमें क्या बताना है, पैरेललोपिड की वॉल्यूम बताना है। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड हम किस तरीके से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हम वॉल्यूम, V इक्वल्स टू कैसे आ जाता है, बॉक्स ऑफ A, B और C। डन। अच्छा, अब ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाए, अगर वॉल्यूम नेगेटिव आती है इसमें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इससे पहले हमने और क्या देखा था कि बॉक्स ऑफ ABC को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V इक्वल्स टू, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से A के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 -3, 0, और ये कितना हो जाएगा 1 1 -1, एंड दिस इज 3 0, और ये -1। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बस 2 के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, -1 -0, तो कितना आ गया यहाँ पे -1 आ गया, माइनस माइनस +3 हो गया, अंदर कितना आ गया 3, -3 के लिए करेंगे तो दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस माइनस +3, तो -1 +3 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज -1 +3, दिस इज 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो ये कितना हो गया +6 हो गया, -2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 4, ये तो पॉजिटिव आ गया 4, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 इज आवर आंसर। डन। नेक्स्ट करके देखते हैं। So next question क्या है बच्चों हमारे पास कि द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये मुझे क्या दे रखी है, 3 एजेस दे रखी हैं उसकी, और क्या बोल रखा है, जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 546। हमें क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, अगेन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज मॉड, और इसमें क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ A B C, इस तरीके से आ जाएगा। डन। एंड विच इज इक्वल्स टू 546, ये हमें 546 के इक्वल दे रखा है। तो नाउ अब देखो इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज -12 0 अल्फा, या कितना आ जाएगा 0 3 -1, और ये कितना हो जाएगा 2 1 -15। डन। ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 546। इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -12 टाइम्स, ये कितना आ गया, -45, कितना आ गया -45, ये कितना हो गया, +1 0 के लिए तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस अल्फा टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0, और ये -6 विच इज इक्वल्स टू 546। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12, और यहाँ पे -12 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -44, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 × 44 ये हो जाएगा आई गेस 528 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, -6 अल्फा। डन। कितना आएगा, -6 आएगा ना, दिस इज 0, और ये -6, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 546। अब देखो यहाँ से मॉड आ गया, अब मोड आ गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ। तो एक बात तो प्लस के लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 528 -6 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 546। डन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -6 अल्फा इक्वल्स टू 546 में 528 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज़ 18। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, -3। एक बार तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी, -3 आएगा, तो -3 आ गई। तो और अब ये तो एक बार प्लस के लिए लिया था, एक बार नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 528 -6 अल्फा इक्वल्स टू -546। तो ये कितना हो जाएगा, 528 + 546 विच इज़ इक्वल्स टू 1074, ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 6 अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 10, इसको उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 1 टाइम, और ये हो जाएगा 1 टाइम, ये आया तो 4 7, दिस इज़ 7 टाइम, और ये 6 टाइम, सॉरी 9 टाइम। तो मेरे पास कितना आ गया, अल्फा बराबर 179। तो आप चेक कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, -3 और 179।
तो हमारे पास रिजल्ट आंसर क्या है -3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। तो अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि वॉल्यूम ऑफ मतलब जो पैरेललेलोपिपेड है उसमें जो वॉल्यूम्स हैं तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। डन। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एसटीपी की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसटीपी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स ए बी सी लिखता हूँ, बॉक्स ए बी सी। अब अगर मैं इस बॉक्स ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दूँ तो क्या होगा, इससे इसकी वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि साइक्लिक ऑर्डर चेंज कैसे, जैसे मैं इस ए को क्या कर रहा हूँ, सी के बाद लिखता हूँ, उठा के इस ए को सी के बाद लिख दूंगा तो कैसे आ जाएगा, बाकी उसके आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। डन। ऐसे ही बी को अगेन फिर मैं ए के बाद लिख रहा हूँ और सी और ए को आगे लिख रहा हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। तो अब मैं ऐसे वॉल्यूम निकालूँ, ऐसे निकालूँ, ऐसे निकालूँ, एक ही बात है, तीनों से मेरे पास सेम ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब साइक्लिक ऑर्डर चेंज करने पे इसकी वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड कि अगर मान लो कि इसका क्या कहना चाहिए कि अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉक्स ए बी सी लिख देता हूँ, बॉक्स ए बी सी लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं कि इसका क्या करता हूँ, साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, बी क्रॉस सी, ये है ना, यहाँ पे जैसे ये है तो इसमें क्या कर रहा हूँ, बी क्रॉस ए कर देता हूँ, मतलब बी ए कर देता हूँ, बी ए सी। अब देखो इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया। अब इससे इस पर क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं क्या, कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी। बॉक्स को हम इस तरीके से ओपन करते हैं या बॉक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि बी क्रॉस ए डॉट सी। अब हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ रखी है क्या, कि अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूँ और फिर बी क्रॉस ए लिखता हूँ तो वो दोनों तो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो दोनों इक्वल कब होते हैं, जब एक नेगेटिव साइन के साथ लिखा हो। क्यों, क्योंकि जब ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से ऊपर चली जाती है, और बी क्रॉस ए करते हैं तो वो राइट हैंड थंब रूल से जो डायरेक्शन होती है वो उसके क्या चली जाती है, अपोजिट चली जाती है। तो ये दोनों इक्वल अगर होंगे तो वो किस केस में होंगे, जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये नेगेटिव के साथ हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इसका। डन। तो ये क्या हुआ, सेकंड प्रॉपर्टी। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम कि बॉक्स ए बी सी को हम क्या क्या लिख सकते हैं। बॉक्स ए बी सी को एक तो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी डॉट सी और विच इज़ इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, यही वॉल्यूम आएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, यही वॉल्यूम आएगा। तो तीनों केस में क्या होगा, वॉल्यूम सेम ही होगी। तो बॉक्स ऑफ एबीसी को हम इस तरीके से और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि 4 3 ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड 4 3 ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होंगे ये, आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ, जैसे ABC लिख रहे थे वैसे क्या आ जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1। क्या होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1 होगा। कैसे, देखो इसको हम ओपन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई क्रॉस जे डॉट के, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो आई क्रॉस जे करते हैं जब हम, ये हमने पढ़ रखा है कि जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आई कैप, सॉरी के कैप
और डॉट के कैप, और जब के कैप डॉट के कैप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, कहने का मतलब क्या है कि बॉक्स ऑफ आई जे के लिखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, विच इज इक्वल्स टू 1 देगा। डन। ये तो क्या थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एस टी पी ऑफ 3 vectors will be, या यूँ कहूँ कि इज 0 इज, ऐसे कह सकते हैं कि इज एनी 2 of them are 0 और या सॉरी 0 नहीं, आर इक्वल और पैरेलल, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स, मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है वो 0 कब होगा, कि अगर जो 3 वेक्टर्स में से जो 2 वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, या तो वो इक्वल हो जाए या वो पैरेलल हो जाए। फर्स्ट जैसे इक्वल की बात करता हूँ मैं, जैसे 3 वेक्टर है ए बी सी, अब जो सी वाला वेक्टर है मान लो वो ए वेक्टर ही हो गया, फिर तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं बॉक्स एबीसी को सॉल्व करते हैं तो पैरेलल पीपेट जो आप 3D फिगर था वो उसको एक बार याद करो, उसको इमेजिन करो कि किस तरीके से था। मैं क्या कर रहा था, जब ए क्रॉस बी कर रहा था तो मेरे पास जो डायरेक्शन आ रही थी राइट हैंड थंब रूल से वो एन कैप की तरफ वो परपेंडिकुलर जा रही थी इसके। अब परपेंडिकुलर जा रही थी तो जो तीसरा वेक्टर था सी वेक्टर, अब उसकी जगह मान लो वो क्या है, वो ए वेक्टर है। क्या है वो, ए वेक्टर है। तो उससे क्या होगा कि जो थर्ड वेक्टर जो ए वेक्टर हो गया, अब उस केस में क्या होगा कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, अब 90 डिग्री हो गया। इमेजिन करके देखो कि ए क्रॉस बी करने पे जो हमारा डायरेक्शन है वो एन कैप आ गया, और जो तीसरा वेक्टर वो अगेन ए वेक्टर है, तो उनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो वहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, एंगल 90 डिग्री हो गया। अब एंगल 90 डिग्री हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा वहाँ से, विच इज़ 0, मतलब बॉक्स ए बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाता है, मेरे पास 0 आ जाता था। तो यहाँ से बॉक्स ए बी सी कितना आ जाएगा, 0, कब, जब 3 में से 2 वेक्टर इक्वल हो। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जैसे बॉक्स ए बी सी लिख रहा हूँ तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि बॉक्स ए बॉक्स बी या बॉक्स ए, इस तरीके से लिखाओ, या फिर इस तरीके से लिखाओ कि बॉक्स ए मतलब ए और बी, इस तरीके से लिखाओ तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये तो किसकी बात हुई, इक्वल की बात हुई। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं पैरेलल की। पैरेलल कैसे, कि मान लो कि एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर उसके पैरेलल आ गया। जैसे हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स, जो पैरेलल वेक्टर्स थे या जो एक ही सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स थे उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन में। डन। तो अब ये कौन सा केस आ गया, वही केस आ गया। क्यों, क्योंकि जब 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो या तो उनमें ये होगा डिफरेंस कि वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट होंगे, मतलब उनके दोनों में क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। तो उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर। तो अब यहाँ पे इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, जो हम बॉक्स ए बी सी लिख रहे थे तो कैसे आ जाएगा, बॉक्स ए बी की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बॉक्स ए, और यहाँ पे चलो मैंने सी ले लिया, ये सी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, विच इज इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा, 0 होगा, कब, जब ये दोनों क्या हो, पैरेलल हो। और 0 कब होगा, जब ये दोनों मतलब 3 में से 2 क्या हो, इक्वल हो। डन। तो उस केस में बॉक्स का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। तो ये क्या थी, प्रॉपर्टी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ये क्या, अगर हमने प्रॉपर्टीज कवर कर ली, अब क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तीनों क्या नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, और क्या बोल रखा है, एंड पी क्यू आर, मतलब पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर आर डिफाइंड बाय द रिलेशन, ये हमें रिलेशन दे रखा है। और क्या बोल रखा है कि देन हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो किस तरीके से करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट इसकी बात करता हूँ, किसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, इसकी बात करता हूँ मैं अभी। तो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से
कि ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बॉक्स ए बी सी, इस तरीके से लिख सकता हूँ। प्लस अब बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, अगेन हमारे पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ए वेक्टर, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये है। अब देखो बच्चों क्या कि जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी क्रॉस सी। मान लो कि मेरे पास जैसे ए बी और सी बॉक्स ए बी सी है, इसको हम वैसे किस तरीके से लिखते हैं, जनरली मैं बात करता हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी, और क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो नाउ अब देखो ये कुछ इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से जैसे एक ए बी सी लिखता हूँ, मतलब बॉक्स ए बी सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से इसको भी क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स ए बी सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज बॉक्स ए बी सी अपॉन बॉक्स ए बी सी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, बॉक्स जैसे वहाँ से उसको क्या लिखा, ए बी सी लिखा, वैसे ही यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, बी मतलब बी वेक्टर सी वेक्टर, ये बॉक्स हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, ए बी सी, मतलब बॉक्स ए बी सी है। डन। तो बच्चों अब देखो यहाँ से बॉक्स ए बी सी, ये बॉक्स ए बी सी, तो यहाँ से ये तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 1 प्लस ये कितना आ गया, तो 1 आ गया, प्लस इसकी बात करते हैं। अब देखो बच्चों, अभी हमने इससे पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था क्या कि अगर 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर सेम हो जाए तो उसमें जो बॉक्स का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बॉक्स में क्या है, बी वेक्टर दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से इस बॉक्स का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली मेरे पास ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, इसका आंसर कितना आया, 1 आया। ऐसे ही आप लोग इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना, इन दोनों से भी मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इसमें जैसे 2 पार्ट आएंगे, 2 बार आएगा, जैसे इसमें आया है, मतलब यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ पे भी बॉक्स है, तो यहाँ पे एक तो 0 हो जाएगा और एक 1 आ जाएगा, सेम एज इसमें भी इस तरीके से ही होगा। तो इन दोनों से यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास आंसर कितना आया टोटल, इस पार्ट का आंसर कितना आया, 1, इस पार्ट का आंसर कितना आएगा, 1, और इस पार्ट का आंसर कितना आएगा, 1। तो टोटल मेरे पास आंसर कितना हो गया, 3। तो 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, कि इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज कोटर्मिनस एजेस आर, हमें क्या दे रखा है, यू वेक्टर वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर, 3 कोटर्मिनस एजेस दे रखा है, और जो उसकी वॉल्यूम है वो क्या दे रखा है, 1 क्यूबिक यूनिट दे रखा है। और क्या बोल रखा है कि देन द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, मतलब यू वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमें बताना है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किस में आया था, 8 जन 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो इसको किस तरीके से करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। देखो अगेन मुझे क्या निकालना है, जैसे वॉल्यूम है वो, तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, बॉक्स ए बी सी, क्या होता है, बॉक्स ए बी सी, और हम क्या करते हैं, इस पर मॉड लगा देते हैं। बच्चों मॉड का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आप मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप मॉड नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम मॉड नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से लिखेंगे, v इक्वल्स टू, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ये हमें 1 दे रखा है, तो नाउ दिस इज मॉड। अब इसको डिटरमिनेंट के से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट में, यहाँ पे दिस इज 1 1 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 1, और ये कितना हो जाएगा 1 1 3 विच इज इक्वल टू 1। डन। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज़ इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, चलो वॉल्यूम तो हमारा वैसे 1 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 - 1, तो ये कितना हो गया 2 - 1 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 - 1, 6 - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 - 1, दिस इज 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कितना हो गया हमारे पास 2, और ये कितना हो जाएगा -5, 2 - 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, और क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, लैम्डा -3
इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो लेमडा की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो निकाल के देख लेते हैं हम लेमडा की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ से। तो एक बार तो प्लस के लिए देखते हैं, तो लेमडा -3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 4। तो एक बार तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से कि लेमडा -3 इक्वल्स टू कितना, -1। कितना आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 - 1 विच इज़ 2। डन, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू एक एक करके इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास u वेक्टर आ जाएगा और u वेक्टर का v वेक्टर के साथ डॉट लेके वहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 4 के लिए चेक कर लेता हूँ, आप चाहें तो दोनों के लिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लेमडा बराबर मेरे पास यहाँ से u वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, u वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप। लेमडा की वैल्यू मेरे पास कितना है, यहाँ से 4 आया, तो कितना हो जाएगा, +4k कैप। ये आ गया। अब देखो ये u वेक्टर आ गया और v वेक्टर मेरे पास कितना है, v वेक्टर इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, दिस इज v वेक्टर विच इज 2i कैप प्लस j कैप और कितना है, +k कैप। ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम डॉट ले लेंगे दोनों का, u वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ही निकालना है। तो कॉस थीटा वैसे होता है कि अगर हम डायरेक्टली भी लिखते तो क्या हो जाता, u वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। डन। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों का हम डॉट लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2 + 1 + 4 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, u का मैग्नीट्यूड यहाँ से कितना आ जाएगा, √1 + 1 + 16 विच इज़ √18 डॉट v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, विच इज़ √4 + 1 + 1 विच इज़ √6। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना हो गया हमारे पास, 7 अपॉन √18 को क्या लिख सकते हैं, √6 × √3 और यहाँ से √6 × √6 कितना हो गया, 6 और √3। तो मतलब मेरे पास जो आंसर है वो कितना है, 7/6 √3। यही हमारा एंगल का आंसर हो जाएगा, 7/6 √3। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। डन। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।